मैं रवि गौतम तक्षशिला क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जालोर के चौहानों के बारे में हमने चर्चा की थी, रणथंभौर के चौहानों के बारे में चर्चा की थी और आज मैं आपके सामने पद्मनी की कहानी लेकर आया हूं। और पद्मनी जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी, और रावल रतन सिंह मेवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक हुए और रावल शाखा के क्या थे, अंतिम शासक। तो रानी पद्मनी की चर्चा आपने खूब सुनी होगी, आज उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो मेवाड़ का जो शासक था जिसका नाम था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जिसका शासनकाल 1301 से 1303 का माना जाता है और एनसीईआरटी किताबों में आपके रावल रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 दे रखा है। चलन में 1301 से 1303 है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, 1302 से 1303 आ जाए या 1301 से 1303 का शासनकाल किसका रहा, रावल रतन सिंह का। और रावल शाखा का ये अंतिम शासक था। कभी पूछे मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक जो था वह कौन था, रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह का विवाह जो हुआ था वह हुआ था रानी पद्मनी से। और रानी पद्मनी जो थी, इस रानी पद्मनी की कहानी का सर्वप्रथम उल्लेख, कभी पूछे रानी पद्मनी की कहानी का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, तो रानी पद्मनी की कहानी का सर्वप्रथम उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से मिलता है। और पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना जो जायसी ने की थी वह की थी 1540 ईस्वी में। तो पद्मावत नामक ग्रंथ से हमें रानी पद्मनी की कहानी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ की रचना जो की थी वह 1540 ईस्वी में की थी। पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में की थी। और ये जो मलिक मोहम्मद जायसी था ये शेरशाह सूरी का दरबारी कवि था। शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा, जिसने दिल्ली पर 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया और ये अफगानी शासक था। शेरशाह सूरी का दरबारी कवि था मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पद्मावत, और पद्मावत से ही हमें रानी पद्मनी की कहानी का उल्लेख मिलता है। अब रानी पद्मनी की हम बात करें तो रानी पद्मनी जो थी वह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। और सिंहल द्वीप जो आता है, यह सिंहल द्वीप जो आता है श्रीलंका में आता है। और सिंहल द्वीप का एक शासक था जिसका नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की पुत्री थी रानी पद्मनी और गंधर्व सेन सिंहल द्वीप का शासक था। इस सिंहल द्वीप के शासक गंधर्व सेन की पुत्री रानी पद्मनी इतनी सुंदर थी जिसकी चर्चा चारों ओर थी। इस रानी पद्मनी की महल में एक तोता था जिसका नाम था हीरामन नाम का तोता। हीरामन नाम का तोता, इसका नाम समझ लें, या हीरामन नाम की एक प्रजाति भी होती है तोते की जो मानव बोली बोलते हैं, जिन्हें आप गागरोनी तोते भी कहते हैं। यह हीरामन नाम का तोता जो था यह रानी पद्मनी की महल का क्या था, शान था। और हीरामन नाम का तोता मानव बोली बोलता था, लेकिन यह स्वतंत्र होना चाहता था। एक दिन इसे मौका मिला और यह पिंजरे से क्या हो गया, आजाद हो गया। उड़ता उड़ता ये कहाँ पहुंचा, चित्तौड़ के राज्य में पहुंचा, मेवाड़ राज्य में पहुंचा। और इस हीरामन नाम के तोते को एक शिकार ने क्या किया, पकड़ लिया। और शिकार जैसे ही हीरामन नाम के तोते की हत्या करना चाहता था तो हीरामन नाम का तोता बोला कि रुको, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, यदि तुम किसी राजा को सौंपोगे तो मैं मानव बोली बोलता हूं और वह तुम्हें बहुत सारा उपहार देगा जिससे तुम कई दिनों तक अपना भरण पोषण कर सकते हो। इस तरह से जब शिकारी से यह कहा गया तो शिकारी ने इस हीरामन नाम का तोता जो था वह रावल रतन सिंह के पास लेकर गया और उसे सौंप दिया। रावल रतन सिंह से हीरामन नाम के तोते ने कहा कि मैं आपके जीवन का अनमोल उपहार मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन आपको वचन देना पड़ेगा कि आप मुझे फिर आजाद कर देंगे। तो रावल रतन सिंह ने कहा कि ठीक है, यदि मेरे जीवन का अनमोल उपहार आप मुझे बताते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा। इस तरह से फिर हीरामन नाम के तोते ने इस
पद्मनी का नक्षिक वर्णन किया। नक्षिक यानी कि पैर के नाखून से लेकर शिखा तक सुंदरता का वर्णन किया, और रावल रतन सिंह उस सुंदरता का वर्णन सुनते हुए उसके प्रति क्या हो गया, आसक्त हो गया। और ये रावल रतन सिंह उस सिंहल द्वीप की राजकुमारी को पाने के लिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए ब्रह्मचारी का वेश धारण करके कहां चला गया, श्रीलंका चला गया। और रानी पद्मनी की सुंदरता देखकर इतना मुग्ध हो गया कि उसे यह भी भान नहीं रहा कि मैं चित्तौड़ का शासक हूं और मुझे मेरा राज्य कार्य संभालना है। कई दिनों तक रानी पद्मनी को देखता रहा। जहां रानी पद्मनी वहीं पर ये ब्रह्मचारी, क्योंकि रावल रतन सिंह ने ब्रह्मचारी का वेश धारण कर रखा था। और श्रीलंका के जो सिंहल द्वीप है, सिंहल द्वीप के जासूसों ने इनको पकड़ लिया कि जहां ब्रह्मचारी वहां पद्मनी, जहां पद्मनी वहां ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी का और रानी पद्मनी से क्या संबंध है। आखिर में उसे पकड़कर राजा गंधर्व सेन के दरबार में लाया गया, और रावल रतन सिंह ने ओजस्वी वाणी में अपना परिचय दिया, मैं चित्तौड़ के रावल रतन सिंह हूं। तो आखिर में फिर गंधर्व सेन ने उसका आदर सत्कार किया और उससे पूछा कि तुम किस मंशा से यहाँ पर आए थे। तो रावल रतन सिंह ने फिर सारी घटना सुनाई और हीरामन नाम के तोते के बारे में चर्चा की, और फिर अंततः रावल रतन सिंह का विवाह जो हुआ वह किससे हुआ, रानी पद्मनी से। गंधर्व सेन ने सहसम्मान रावल रतन सिंह को रानी पद्मनी सहित और एक सेना की टुकड़ी और साथ में गोरा व बादल, गोरा जो था वह पद्मनी का चाचा था और बादल उसका चचेरा भाई था, उनकी सुरक्षा के लिए साथ भेजा। रावल रतन सिंह पद्मनी को लेकर अपने राज्य में आया और आकर फिर वापस से अपना राज्य कार्य संभालने लगा। एक दिन सेना का निरीक्षण करने के लिए रावल रतन सिंह जा रहा था, तो पद्मनी ने भी इच्छा जाहिर की कि आपकी सेना के बारे में मैंने खूब सुना है और मैं भी आपकी सेना का निरीक्षण करना चाहती हूँ। जब रावल रतन सिंह के साथ रानी पद्मनी सेना का निरीक्षण करने जा रही थी, तो उसी समय एक सैनिक था जिसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था, राघव चेतन। कुछ किताबों में लिखा है कि राघव चेतन जो था ये एक संगीतकार था, कुछ कहते हैं कि एक सैनिक था, लेकिन ये जादू टोने किया करता था। और ये जो सैनिक था ये रानी पद्मनी की सुंदरता को देखकर इतना मुग्ध हो गया कि वहीं गस्त खाकर गिर गया। उसी समय रानी पद्मनी हंस पड़ी कि तुम्हारे ऐसे सैनिक हैं जो गस्त खाकर गिर रहे हैं। रावल रतन सिंह सेनापति से नाराज हुआ, उसे दरबार में उपस्थित होने का आग्रह दिया। आखिर में सेनापति ने कहा कि साहब ये राघव चेतन एक ब्राह्मण सैनिक है और ये जादू टोने करता है, और रानी पद्मनी की सुंदरता को देखकर ये गस्त खाकर गिरा था, कहीं ना कहीं ये हमारी रानी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। आखिरकार पद्मनी की सुंदरता को देखकर ये गस्त खाकर गिरा था। रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को भरे दरबार में अपमानित किया और राज्य से निकाल दिया। इस बात से राघव चेतन नाराज हो गया और अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, और राघव चेतन कहां पहुंचा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाकर वही रानी पद्मनी का नक्षिक वर्णन किया, और अलाउद्दीन खिलजी उस रानी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर क्या करता है, आक्रमण। देखो सभी ग्रंथों में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण अलग अलग माने जाते हैं, जैसे कि साम्राज्य विस्तार की नीति, सामरिक व आर्थिक कारण। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से ही हमें यह उल्लेख मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी को प्राप्त करने के लिए रावल रतन सिंह पर क्या किया था, आक्रमण। बाकी और किसी भी ग्रंथ से हमें यह उल्लेख नहीं मिलता कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। सिर्फ किस ग्रंथ से मिलता है, पद्मावत से मिलता है। तो देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से आक्रमण किया। पद्मनी की कहानी मैंने आपको सुनाई, जिसके पात्र आप याद रखना, हीरामन नाम का तोता, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, गंधर्व सेन की पुत्री थी, सिंहल द्वीप श्रीलंका में आता है, और गोरा व बादल और राघव चेतन। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वह रावल रतन सिंह के क्या था, समकालीन था। किसके समकालीन था, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन। अलाउद्दीन खिलजी का हम शासनकाल देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल मैंने पहले भी आपको बताया। अगर आप दिल्ली सल्तनत के शासकों के शासनकाल याद रखेंगे तो आपको राजस्थान के शासकों के शासनकाल से कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया था। दिल्ली का शासक ये था, उस समय चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह था।
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किए और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण, तो चित्तौड़ पर आक्रमण के प्रमुख कारण क्या बने, तो उन कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला कारण अगर हम कहें तो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने चित्तौड़ पर क्या किया, आक्रमण, यानी कि साम्राज्य विस्तार की नीति। दूसरा अगर हम करें तो सामरिक व आर्थिक कारण। मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किए, मालवा व गुजरात के साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता था, उनको लूटना चाहता था, और बीच में चित्तौड़ दुर्ग पड़ता था जो काफी मजबूत था। इसलिए सामरिक व आर्थिक दृष्टिकोण के कारण वह चित्तौड़ पर क्या करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था। इसके अलावा तीसरा कारण जो माना जाता है वह माना जाता है व्यक्तिगत कारण, और व्यक्तिगत कारण था रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, और रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। व्यक्तिगत कारण का उल्लेख हमें सिर्फ और सिर्फ पद्मावत में मिलता है कि वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वह 28 जनवरी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है और 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग को जीत लेता है, यानी कि 8 माह का घेरा डालकर रखता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इसी बीच एक घटना होती है कि जब अलाउद्दीन खिलजी 8 माह तक घेरा डालकर बैठा था और चित्तौड़ दुर्ग को विजित नहीं कर पा रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के पास संदेश पहुंचाया, मैं आपके दुर्ग को विजित नहीं कर पा रहा हूं, आपसे संधि वार्ता करना चाहता हूं। रावल रतन सिंह ने इस ऑफर को स्वीकार किया और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने मांग रखी थी कि मैं आपके चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण करना चाहता हूं और उसके बाद मैं मेरा घेरा उठा लूंगा। रावल रतन सिंह युद्ध को टालना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि चित्तौड़ का दुर्ग काफी मजबूत है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एक बड़ा दुर्ग माना जाता है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी का मानस बन गया कि इस दुर्ग को तो जीतना ही है। फिर उसके बाद रानी पद्मिनी के बारे में कहा, तो रावल रतन सिंह ने रानी पद्मिनी को आईने में अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया और अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता को देखकर और मुग्ध हो गया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया और इसे हम कहते हैं चित्तौड़ का प्रथम युद्ध और चित्तौड़ का प्रथम साका। तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम युद्ध हुआ, और चित्तौड़ का प्रथम युद्ध जो हुआ वह किस किस के बीच में हुआ, तो आक्रमणकारी जो था वह था अलाउद्दीन खिलजी और वर्सेज रावल रतन सिंह, जो कि रावल शाखा का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी से रावल रतन सिंह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, और इस समय रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ क्या किया था, जोहर किया था, और यह चित्तौड़ का प्रथम जोहर कहलाता है। तो रावल रतन सिंह ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने जोहर किया, तो इस घटना को हम चित्तौड़ का प्रथम साका भी कहते हैं। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। तो चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद जो रखा था वह किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने, और खिजराबाद का प्रशासक जो बनाया था वह खिज्र खां को नियुक्त किया था। लेकिन खिज्र खां को मेवाड़ी सरदारों ने जब परेशान किया, और कुछ कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिज्र खां दिल्ली का शासक बनने के लिए दिल्ली गया, और उसके बाद यानी कि खिज्र खां के बाद इस चित्तौड़ का प्रशासक जो बनाया गया था वह बनाया गया था मालदेव मूछाला। मालदेव मूछाला एक सोनगरा चौहान था जो कानरदेव चौहान का क्या था, भाई था। कानरदेव चौहान की मृत्यु हो जाने के बाद मालदेव मूछाला अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में चला गया था, और मालदेव मूछाला ने अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास जीत लिया था। इसलिए इस खिज्र खां के बाद फिर मालदेव मूछाला इस खिजराबाद का क्या बना, प्रशासक बना। इस तरह से 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया और यहां पर रावल शाखा खत्म हो जाती है।
और फिर उसके बाद हम मेवाड़ में पढ़ते हैं सिसोदिया वंश। तो पद्मिनी की कहानी के बारे में मैंने चर्चा की। रावल रतन सिंह एक प्रसिद्ध शासक था, रावल शाखा का अंतिम शासक था, और रानी पद्मिनी की कहानी का उल्लेख हमें मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से मिलता है। और पद्मावत अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है जिसकी रचना 1540 में की गई थी। और मलिक मोहम्मद जायसी जो था वह शेरशाह सूरी का दरबारी कवि था। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।